महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भयंकर भूचाल आया हुआ है। यह तब हुआ जब सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ गुजरात की सूरत पहुंचे और इसके बाद गुवाहाटी पहुंचे। बाद में 4 और विधायक एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। इसके साथ एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों की संख्या 40 बताई जा रही है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी बीच आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए संख्या का गणित दरअसल क्या है। तो महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। शिवसेना के एक विधायक के निधन के बाद यह संख्या 287 है और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। महाविकास आघाड़ी के पास 169 विधायकों का समर्थन हासिल है और साथ ही मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो मौजूदा सरकार में शिवसेना की 56, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 विधायक शामिल थे। इसके अलावा सपा के 2, पीजीपी के 2, वीपीए के 3 और 9 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी सरकार को हासिल है। उधर विपक्ष के पास 113 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के 106, आरएसपी के 1, जेएसएस के 1 और 5 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं अन्य दलों के पास 5 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने बागी रुख अपनाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से महाविकास आघाड़ी से बाहर आने और बीजेपी से गठबंधन करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं शिवसेना कभी नरम तो कभी गरम रुख बागी विधायकों के खिलाफ अपना रही है। शिवसेना के कद्दावर नेता रहे एकनाथ शिंदे, पूरे देश की उन पर नजर है, जिनका यह दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। इस बीच हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी? क्या बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी महाराष्ट्र में? लेकिन फिलहाल ये पल पल जो घटनाक्रम है वो बदलता हुआ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया 40 विधायक उनके साथ हैं, संख्या बल उनके साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी हार नहीं मान रहे हैं। और संजय राउत ने तो कह दिया अगर कोई असली बॉस है महाराष्ट्र का तो वो ठाकरे है। तो बागी प्रेम कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो महाराष्ट्र में सर जो सियासी संकट इस वक्त चल रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा। आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भैया 40 विधायकों का समर्थन है, दूसरी तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं कि भैया असली कोई बॉस है तो वो ठाकरे है महाराष्ट्र का। अभी सिनेरियो आपको क्या नजर आ रहा है सर? महाराष्ट्र में दृश्य ये है कि एक तरफ शिवसेना के जो प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उनके साथ महाविकास आघाड़ी मजबूती से एकजुट होकर खड़ी है। ठीक है। लेकिन उन्हीं की पार्टी में जो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं उनको बीजेपी पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। खुलकर वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है जो जितना खोल करके महाविकास आघाड़ी के लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर बीजेपी खुल करके बागी विधायकों का समर्थन करती, एक रोड मैप लेकर आती कि कैसे, क्योंकि संख्या बल तो इनके पास है, बीजेपी और ये बागी की संख्या मिल जाए तो सरकार बनाने लायक संख्या है। अब है कि रोड मैप क्या हो, कैसे सरकार को टॉपल करें, इस सरकार को अल्पमत में लाए और अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति में हराएं और फिर नई सरकार बनाएं। तो इस प्रक्रिया में बीजेपी हिम्मत ही नहीं दिखा रही है। अब दिक्कत यह है, इस वजह से अब अगर 16 विधायक अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे तो आप समझिए 24 रह जाएंगे शिंदे के पास और पूरी स्ट्रेंथ जो है उसमें 24 घट जाता है। उसका हिसाब लगाइए, जो बचता है उसका 2/3 फिर नहीं रह पाता है एकनाथ शिंदे के पास में, यानी फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा कि 2/3 कैसे हो। तो इस तरीके से ये मसला फंसता चला जाता है। वहीं अगर बीजेपी खुलकर सामने आ जाती, एक साथ परेड करा करके वहां पहुंच जाती, राज्यपाल की, इवन यहाँ तक कि
सत्र बुलाने की भी मांग नहीं कर रही है बीजेपी। तो ऐसा लगता है बीजेपी को जैसे इसमें डर लग रहा हो, जैसे पिछली बार उनकी नाक कटी थी, कहीं इस बार भी न कट जाए, इस डर से वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से एकनाथ शिंदे का सारा मूव जो है उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब तक जो परिदृश्य दिख रहा है इसमें उद्धव सरकार के गिरने के कोई आसार नहीं दिख रहे। अच्छा प्रेम कुमार जी, अगर एकनाथ शिंदे इस बात का दावा कर रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ हैं, टोटल संख्या वो बता रहे हैं, तो इधर शिवसेना के खेमे से चाहे संजय राउत हो, बाकी जो नेता है, वो ये कह रहे हैं कि भैया फिर दावा ठोके ना, आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? तो पेच कहां फंसा हुआ, क्या नजर आ रहा आपको? हाँ, पेच इसी बात में है कि चूंकि सारी चीजें महाराष्ट्र से बाहर हो रही हैं, 40 का दावा उनके पास है, अब इन दावों का रेक्टिफिकेशन जो होगा डिप्टी स्पीकर ही करेंगे। तो डिप्टी स्पीकर के पास वो दूर का किया हुआ साइन तो मानेंगे नहीं, अपने सामने परेड कराएंगे या जो भी तरीका अपनाए, लेकिन दूर से कोई साइन करके भेज दे उसको माना नहीं जाता। कुछ फर्जी सिग्नेचर्स की भी बात प्रेम कुमार जी आई थी कल परसों, हमने देखा था। हाँ, संदिग्ध माना था डिप्टी स्पीकर ने। हाँ, कोई भी मानेगा, आप दूर से सिग्नेचर क्यों करेंगे, जबकि वहाँ प्रावधान है आप या परेड कीजिए या सामने में सिग्नेचर करिए। दूर से सिग्नेचर को तो आप लोभ, लालच, धमकी किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं, तो कानूनन इसको नहीं माना जाता है। इवन विजुअल को भी नहीं माना जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से ये मामला फंसा हुआ है। इनको ताकत तब मिलेगी जब बीजेपी खुलकर इनका सपोर्ट करे। बीजेपी अभी तक बोल रही है हम कहीं है ही नहीं, मेरा इसमें योगदान ही नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो ये किस बूते पर लड़ेंगे? क्या सरकार बना लेंगे बगैर बीजेपी के? ये है मुख्य बात। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि भैया कुछ विधायकों को अयोग्य अगर ठहराया जाता है तो भी संख्या बल कम होगा, अगर एकनाथ शिंदे चाहकर भी सरकार बनाना चाहेंगे बीजेपी के साथ तो वो नहीं बन सकती है, यानी कि जो बातें कही जा रही थी कि भैया गेम ओवर हो गया है, अभी उसमें सस्पेंस है, इतना आसान नहीं है सरकार को गिराना, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन किया है जी। और वो कैलकुलेशन देखें तो बीजेपी के पास तो 113 का समर्थन है अपने पास। तो अब अगर कुछ अयोग्य घोषित भी हो जाते हैं तो कुल मिलाकर के 145 विधायकों की जरूरत होती है। 16 अगर अयोग्य हो जाते हैं तो मैजिक फिगर जिसमें सरकार बनती है, तो वो 145 के लिए जब 113 अपने पास है बीजेपी के पास, तो फिर सिर्फ 32 बच जाते हैं। तो 32 में लगभग आंकड़ा पूरा होता भी है और थोड़े बहुत 1-2 घटते हैं, इसके आसपास बीजेपी है। लेकिन हिम्मत दिखाने की जरूरत है उनको। ये हिम्मत होनी चाहिए कि जो 1-2 घटेगा वो हम अरेंज कर लेंगे, या हम जाएंगे तो आत्मा की आवाज भी बोलेंगे तो कुछ समर्थन मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी हिम्मत ही नहीं दिखा पा रही है। तो फिर ये क्या ये अभी पूरी तरह से एकनाथ शिंदे ने, प्रेम कुमार जी, उन तमाम विधायकों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? क्या उनको अभी शंका है इस पर, जितने भी लोग उनके साथ हैं? विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने खुल करके कहा कि एक नेशनल पार्टी जो सर्वशक्तिमान है वो हमारे साथ है। तो उन्होंने इशारे में कहा कि बीजेपी उनके साथ है। तो उनके इशारे में इसीलिए कहा कि सबका जो उनके विश्वास से बना रहे, विधायकोों को निराशा न हो, लगे कि बीजेपी जैसी पार्टी हमारे साथ है। लेकिन वो भी बोल नहीं पा रहे ना कि बीजेपी हमारे साथ है। तो ये कब तक विधायक इस उम्मीद में रहेंगे कि हमारे मूवमेंट का कुछ असर दिखेगा? अगर असर नहीं दिखेगा तो असम में बैठ करके निराश हो जाएंगे, फिर लौटेंगे, माफी मांगेंगे। जी। लेकिन एक चीज, मैं एक सवाल और प्रेम कुमार जी आपसे करना चाहता हूं, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि अब तो जो सवाल है वो एनसीपी भी उठा रही है भैया शिवसेना पर कि भैया इतनी बड़ी बगावत हो गई, आप लोगों को भनक तक नहीं लगी। ये बहुत हैरान करने वाला घटनाक्रम बताया जा रहा है। इसको क्या मानते हैं आप? इतनी बड़ी चीजें हो रही थी और उद्धव ठाकरे को या किसी करीबी को, संजय राउत को भनक तक नहीं लगी सर इस चीज की? क्या देखिए, ये जो सवाल उठाए गए शरद पवार जी की ओर से वो खुद एनसीपी पर सवाल हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। तो और उद्धव ठाकरे जी ने भी जो भाषण दिया, स्पीच दिया कल, उसमें उन्होंने बताया कि उनको जानकारी थी इस बात की। और खुद एकनाथ शिंदे ने भी बताया था कि लोग हमारे यहाँ इस तरह से सोच रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने कहा था जो ऐसा सोचते हैं उनको हमारे पास लाओ, क्योंकि
हम वैसे बीजेपी के साथ में नहीं सरकार बनाएंगे या गठबंधन नहीं करेंगे जिसने हमेशा हमारा अपमान किया है। तो ये बात उनकी जानकारी में थी, तो हम ये मानेंगे कि ये जो बगावत हुई है उसको उद्धव ठाकरे ने थोड़ा हल्के में लिया, समय से रहते हुए हस्तक्षेप नहीं किया, बात करने की कोशिश नहीं की, और इस असंतोष को का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की। सूरत से लेके गुवाहाटी तक उनको फैसिलिटेट किया, अपने बीजेपी के नेता उनके साथ लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं, खुलेआम लगे हुए हैं। चलिए, लेकिन कबूल नहीं कर रहे हैं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अच्छा विश्लेषण इस पर किया। लेकिन दावे हैं अपनी जगह, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में जो पल पल जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है। एकनाथ शिंदे के अपने दावे हैं और उद्धव ठाकरे के अपने दावे यहां पर नजर आ रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है उस पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी फौरन लौट रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, और नामांकन होगा 27 तारीख को, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन कर दिया है। अब यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन करेंगे। विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, जो कि 27 तारीख को नामांकन भरेंगे। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एनडीए की उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया मायावती ने। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगी मायावती, यह ऐलान किया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। एक बड़ी खबर बता दें आपको, तो मायावती ने कहा बीएसपी देश की प्रमुख पार्टी है, बीएसपी किसी की पिछलग्गू पार्टी नहीं है, यह स्पष्ट किया मायावती ने। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से हमें दूर रखा, यह भी कहा। तो बंगाल की सीएम ने बैठक में कुछ पार्टियों को बुलाया। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने हमें अलग थलग किया, ये आरोप है मायावती का। और अब उन्होंने यह ऐलान किया कि वो एनडीए की जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति पद की, द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन करेंगी। और एक तरह से आरोप उन्होंने ममता बनर्जी पर लगाया कि कुछ बैठकें हुई, उसमें हमें नहीं बुलाया गया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि शकुनियों ने सत्य के विरुद्ध लाक्षागृह सजाया, किंतु सत्य सकुशल बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगों के संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट सत्य के सकुशल व विजयी होने का उद्घोष है। षड्यंत्रकारियों को देश से सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को जो क्लीन चिट मिली, क्लीन चिट पर सत्य के सकुशल विजय होने का उद्घोष है, ये ट्वीट करके लिखा है योगी आदित्यनाथ ने। और साथ ही ये भी लिखा कि षड्यंत्रकारियों को देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। और आगे लिखा मुख्यमंत्री ने कि शकुनियों ने सत्य के विरुद्ध लाक्षागृह सजाया, किंतु सत्य सकुशल बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगों के संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री को क्लीन चिट सत्य के सकुशल व विजयी होने का उद्घोष है। तो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है षड्यंत्रकारियों को देश से सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगों के संबंध में प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट सत्य के सकुशल विजय होने का उद्घोष है। और एक बड़ी खबर रांची से, जेएमएम की बैठक खत्म हुई है। सीएम हेमंत सोरेन
गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, ऐसी खबर है। दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो जेएमएम की जो बैठक चल रही थी फिलहाल वो खत्म हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आकर दोनों की मुलाकात होगी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अमित शाह से मुलाकात करेंगे दिल्ली आकर, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली तो आज द्रौपदी मुर्मू पे कोई फैसला नहीं हुआ। हम लोग का गिरबान से है, वो गिरबान से पूरा होगा तभी हम लोग क्या मतलब। तो गृह मंत्री से मिलेंगे, सुनने में गृह मंत्री मिलेंगे। राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, ये बैठक चल रही थी, क्या कुछ इसमें चर्चा हुई? और खबर तो ये भी है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, क्या इस मुलाकात के मायने हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद से पार्टी तय करेगी कि किस तरीके से आगे का फैसला लेना है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। इसके साथ साथ कई और बात सामने आई है, खास करके जो बयान आए हैं उसमें और भी चीजें आई हैं। कुछ लोगों का कहना था कि शायद दिल्ली नहीं जाएंगे, बाद में एक बार फिर से बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन समय काफी कम के बाद से जेएमएम में जिस तरीके से अभी भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है, उससे कई चीजों पर बात चल रही है और हो सकता है कि थोड़ी देर में और भी पता चल पाएगा कि आखिर पार्टी किस रणनीति के तहत काम करेगी। लेकिन फिलहाल यही तय हुआ है कि कुछ ग्रीवांसेस है पार्टी की जो सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, उस पर जाकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री बात करेंगे और इसके बाद से तय किया जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरीके से उनकी भूमिका होगी। बिल्कुल। और जेएमएम के नेता इस पर क्या कह रहे हैं राकेश? देखिए, अभी हमारी बात सुप्रियो भट्टाचार्य से हो रही थी, जो महासचिव हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी कुछ खास फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कई और विधायकों से जो बातचीत हो रही थी उसमें यही बात सामने आ रही थी कि दिल्ली जाना है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और उसके बाद से गृह मंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और वहां फिर बातचीत होगी, आगे तरीके से बातचीत की जा सकती है। यानी कि कई बातें भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जेएमएम और बीजेपी की नजदीकियां भी बढ़े, क्योंकि कई चीजें चल रही हैं। खास करके यूपी में भी विरोधाभास है और राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कहीं न कहीं कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। तो आने वाले समय काफी महत्वपूर्ण होंगे और हो सकता है कि 1-2 दिनों में और भी कुछ चीजें सामने आ पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।